हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी राइटर है अनीस जंग। शी वॉज एक्चुअली बॉर्न इन 1964 इन राउरकेला। लगभग 20 साल की उम्र तक वो हैदराबाद में रही और फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो यूएसए चली गई थी और इंडिया आकर उन्होंने एज अ राइटर अपने करियर की शुरुआत करी। अनीस जंग की एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये लेसन एक्चुअली उनकी इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट यानी उनकी बुक का एक पार्ट। इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। पिटिएबल यानी कि दयनीय, यानी जिसको देख के दया आ जाए। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस. These children don't even get the opportunity of schooling and are forced in labor early in life. अनीस जंग इस स्टोरी में ऐसे बच्चों के बारे में बता रही हैं जिनका बचपन उनसे छिन चुका है। फैमिली की खराब फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उन्हें खेलने कूदने की उम्र में, स्कूल जाने की उम्र में काम करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली। यहाँ पर जो लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग सिग्निफाई कर रहा है चाइल्डहुड को। जितने भी सीजन्स होते हैं हमारे अर्थ पर, उसमें सबसे ब्यूटीफुल सीजन होता है स्प्रिंग। मौसम बहुत सुहाना रहता है स्प्रिंग में, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हर जगह हरियाली खुशहाली छाई रहती है। सिमिलरली अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ का स्प्रिंग होता है चाइल्डहुड। ये ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती, हम एकदम केयर फ्री रहते हैं। तो बच्चों की लाइफ का ये जो इतना ब्यूटीफुल समय है, उनकी लाइफ का जो स्प्रिंग है वो उनसे छिन चुका है ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस, राइट। सो दिस स्टोरी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है इट इज़ डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स, जो कूड़ा करकट बिनते हैं, कूड़ा चुगते हैं, उनकी लाइफ को पहला पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है। और दूसरे पार्ट में जो बैंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद के, फिरोज़ाबाद एक शहर है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज चूड़ी बनाने का काम करती हैं, तो उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को सेकेंड पार्ट में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम रैग पिकर्स की स्टोरी पढ़ेंगे और इस वीडियो के पार्ट 2 में बैंगल मेकर्स की। ओके, सो द राइटर सीज A boy named साहिब every morning in her neighborhood. हमारी राइटर जो है अनीस जंग, वो अपने पड़ोस में हर रोज सुबह एक बच्चे को देखती हैं जिसका नाम है साहिब। The boy looks for gold in the garbage heaps. हीप यानी कि होता है ढेर। तो वो बच्चा हमेशा कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। और वो क्या ढूंढता था? He used to look for gold. यहाँ गोल्ड सिग्निफाई कर रहा है कुछ रुपयों को, कॉइन्स को, या फिर ऐसी दूसरी चीज़ें जिनको बेचकर उस बच्चे को पैसे मिल सके। यहाँ पर गोल्ड का लिटरल मीनिंग नहीं है कि उसको कूड़े के ढेर में सोना मिल जाता है, नो। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है कॉइन्स या दूसरी चीज़ें, क्योंकि उस कूड़ा बिनने वाले बच्चे के लिए तो वही सोना है, राइट। सो वन डे द राइटर टॉक्स टू साहिब एंड केम टू नो दैट दीज पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। तो एक दिन अनीस जंग उस बच्चे से बात करती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये एक्चुअली ढाका से माइग्रेट होकर दिल्ली आ चुके हैं। ढाका इज़ एक्चुअली द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ये लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर दिल्ली आके रह रहे हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। दे हैड नथिंग टू ईट, सो दे केम टू बिग सिटी इन सर्च ऑफ गोल्ड। अब ये लोग दिल्ली क्यों आए हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ढाका में इन लोगों के जो घर थे, इन लोग की जो ज़मीनें थीं, उन सब को तूफान ने तहस नहस कर दिया था। वहाँ पर अगर ये रहते तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। तो ये लोग एक्चुअली गोल्ड की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े शहर में आके रहने लगे। यहाँ पर भी गोल्ड सिग्निफाई कर रहा है सारी इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिकली इन 3 चीज़ों के लिए वो दिल्ली आके रहने लगे। द राइटर टोल्ड साहिब दैट ही शुड गो टू स्कूल। जब अनीस जंग साहिब को देखती हैं कि वो पूरे दिन कूड़ा चुनता रहता है,
तो वो सजेस्ट करती हैं कि तुमको स्कूल जाना चाहिए। साहिब सेड दैट देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड, जिसके जवाब में साहिब कहता है हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, अगर ये लोग बना देंगे कोई स्कूल तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। एट दिस द राइटर सेड हाफ जोकिंगली, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? साहिब सेड दैट ही वुड। तो जब साहिब कहता है कि मेरे आसपास तो कोई स्कूल ही नहीं है, तो हमारी राइटर बोलती हैं मजाकिया अंदाज में कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? तो साहिब कहता है हाँ मैं डेफिनेटली आऊँगा। आफ्टर अ फ्यू डेज साहिब आस्क्ड हर, इज योर स्कूल रेडी? द ऑथर वॉज एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड। अब थोड़े दिन बाद जब अनीस जंग को साहिब देखता है तो वो भाग के उनके पास जाता है और पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? ये सवाल सुनकर राइटर को एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही मजाक में ये चीज़ बोली थी। तो राइटर को रियलाइज़ होता है कि मजाक मजाक में ही सही, पर साहिब को उन्होंने एक उम्मीद दे दी है झूठी। जाने अनजाने में उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोल दी है जो कभी होगी नहीं। पर फिर राइटर को रियलाइज़ होता है कि ऐसे प्रॉमिसेस तो इन लोगों को पूरी दुनिया करती है। आए दिन पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों से आकर ऐसे ही प्रॉमिसेस करती हैं, एंड वंस दे विन द इलेक्शन कोई इनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। राइटर सोचती हैं कि ऐसे प्रॉमिसेस तो इन लोगों के लिए बहुत कॉमन है। देयर वर अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब। इन अ फ्यू मंथ्स द राइटर केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। साहिब अकेला नहीं था वहाँ पर जो रैग पिकिंग का काम करता था, उसकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज इनफैक्ट यही सेम काम करती थी। कुछ ही महीनों में हमारी राइटर उन सभी बच्चों को पहचानने लगी जो भी वहाँ पर रैग पिकिंग का काम करते थे। दे ऑल वर बेयरफुट बॉयज़, और वो सभी बच्चे नंगे पैर रहते थे हमेशा। तो राइटर उनको बोलती हैं आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, यानी ऐसे बच्चे जो नंगे पैर रहते हैं उनकी टोली थी वहाँ पर। With some people, it is a tradition to go barefoot. Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty. राइटर यहाँ पर कहती हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नंगे पैर रहते हैं, उनके लिए नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन की तरह है। पर शायद ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये बस एक एक्सक्यूज़ है उनकी गरीबी छुपाने के लिए। द राइटर फाइंड्स that all these barefoot rag pickers live in Simapuri, which is on the periphery of Delhi. कुछ दिन बाद राइटर को पता चलता है कि जितने भी रैग पिकर्स हैं ये एक्चुअली दिल्ली की पेरीफेरी यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पे ही रहते हैं, और जिस जगह ये रहते हैं उसका नाम है सीमापुरी। व्हेन शी गोज देयर शी फाइंड्स दैट दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड स्टार्टेड लिविंग हेयर इन सर्च ऑफ फूड। देयर आर अबाउट 10,000 ऑफ देम। जब राइटर को पता चलता है कि सीमापुरी में साहिब की तरह और भी बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं, तो वो वहाँ एक बार विज़िट करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये लोग एक्चुअली 1971 में बांग्लादेश को छोड़कर दिल्ली आ चुके थे खाने की तलाश में, और यहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं अपनी फैमिलीज, अपने पेट को पालने के लिए। रैग पिकिंग इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। They live in the structures of mud with roof of tin and tarpaulin. They live there without any facility of sewage, drainage or running water. ये लोग यहाँ पर टेम्पररी से बने हुए घरों में रहते हैं। इनके घर थोड़ी बहुत ईंटों और मिट्टी से बने होते हैं, और इनकी जो छत है वो टिन की या फिर टारपुलिन की होती है, और यहाँ पर इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, ना ही सीवेज, ना ही ड्रेनेज, ना ही पानी की फैसिलिटी, बट स्टिल दे आर लिविंग हेयर. They have lived here for past 30 years or even more without identity, yet they have valid ration cards. राइटर बोल रही हैं ये लोग एक्चुअली 30 साल या उससे ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, पर इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बट दे हैव राशन कार्ड. तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी. उन लोगों के पास आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं है, पर उनके पास राशन कार्ड है, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि खाना सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी से भी ज़्यादा. साहिब टेल्स द राइटर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज. तो साहिब बताता है राइटर को
कूड़े के ढेर में कभी कभी मुझे 1 का सिक्का या कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। Thus, for children, garbage becomes something wrapped in wonder. तो राइटर बोलती है बच्चों के लिए तो ये मज़ेदार काम है। उनको कूड़े के ढेर में कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इस बार क्या मिलेगा या शायद मुझे कुछ मिल जाए, इसी एक्साइटमेंट में कूड़े के ढेर में घंटों कूड़ा चुनते रहते हैं। बट फॉर द एल्डर्स इट वॉज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। पर बड़ों के लिए रैग पिकिंग सर्वाइवल का एकमात्र साधन है। बच्चों का क्या है, उनको तो मज़े आते हैं रैग पिकिंग करने में, पर बड़े जानते हैं इस चीज़ को, वो समझते हैं इस चीज़ को कि रैग पिकिंग अगर वो नहीं करेंगे तो वह सीमापुरी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। वन विंटर मॉर्निंग द राइटर सीज साहिब वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। तो एक सर्दी की सुबह को अनीस जंग देखती हैं कि साहिब टेनिस का एक मैच देख रहा है और साहिब सेज दैट ही लाइक्स टेनिस। साहिब बताता है राइटर को कि उसे टेनिस देखना और खेलना भी इनफैक्ट बहुत पसंद है, अगर उसे चांस मिलेगा तो वो डेफिनेटली खेलेगा। ही वॉज वियरिंग टेनिस शूज डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, और उस वक्त उसने टेनिस शूज पहने होते हैं जो कि पुराने होते हैं, जिनको किसी अमीर घर का बच्चा पहन के फेंक दिया होता है। वही शूज़ अब साहिब के लिए तो नए जैसे हैं ना, तो साहिब ने वही शूज़ पहने होते हैं। बट द गेम ही वॉज वॉचिंग वॉज आउट ऑफ हिज रीच। राइटर अपने मन ही मन में सोचती हैं कि इसने टेनिस शूज़ तो पहन लिए, पर जो गेम ये देख रहा है या जो गेम इसे खेलना है वो इसकी पहुंच से बिल्कुल दूर है। टेनिस इज़ एन एक्सपेंसिव गेम एंड एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड टू प्ले इट। पर साहिब बच्चा है, उसका मन चंचल है, उसे पता नहीं है इन सब चीज़ों का कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता टेनिस को, तो इसीलिए उसका सपना है कि वो टेनिस खेल पाए। वन मॉर्निंग ऑथर सीज साहिब कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर। He informed the author that he has started working at a tea stall. एक सुबह ऑथर देखती हैं कि साहिब ने अपने हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर ले रखा होता है। साहिब ऑथर को बताता है कि उसने एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है। He was paid 800 rupees and all the meals. और उसे पूरे मंथ का 800 रुपया मिलता था और हर रोज़ 3 टाइम का खाना। But he was not free. पर वो फ्री नहीं था इस टी स्टॉल पे काम करके। ही वॉज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन। जब वो रैग पिकिंग करता था उसकी मर्जी से करता था, उसके लिए रैग पिकिंग फन था। पर अब चूंकि वो किसी और की टी स्टॉल पे काम कर रहा है, जो भी उसके मास्टर बोलेंगे वो उसे करना पड़ेगा। ऑल्दो उसको 800 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ के, पर ही इज़ नॉट हैप्पी। सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लाइन दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट फॉर दिस एंड इट गोज़ लाइक, the steel canister he is carrying is way more heavier than the bag he used to carry while rag picking. स्टील कैनिस्टर को हेवी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, जो उसके मास्टर बोलेंगे उसे वही करना पड़ेगा। और जब वो रैग पिकिंग करता था वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो उसका मन आता था वो करता था, तो उसकी फ्रीडम अब उससे छिन चुकी है। सो हियर द स्टोरी एंड्स। We have covered all the important points of this story, and in the upcoming videos we'll be discussing the previous year questions too of each and every chapter. So that is it for this video. I'll see you guys in the next one.